सिद्धार्थ ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। जय हिंद। चलिए आज देखते हैं, आगामी बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम है 19 अप्रैल को। इसलिए बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। 2008 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको हम देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा, बोलिएगा कराने के लिए, तो हम कराएंगे। जो बिहार दरोगा मेंस में टॉनिक का काम करेगा ये। चलिए देखते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? यह सवाल 2008 में पूछा गया था। 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य, 29वां राज्य। तो इसमें आंसर हो जाएगा 28वां राज्य। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे, इसका पूरा डिटेल्स हम बताएंगे, जो आगामी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको काम देगा। चलिए जानते हैं राज्य के बारे में। कैसे राज्य का गठन हुआ, क्या इसका इतिहास है। राज्यों का पुनर्गठन, अगर हम देखें राज्यों का पुनर्गठन आजादी से पूर्व कांग्रेस यह कहा करता था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। उस समय कांग्रेस, कोई सरकार जब चुनाव लड़ता है तो पहले घोषणा करता है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जब बनने के बाद ऐसा नहीं होता है, बनने के बाद मुकर जाता है। वही हाल यहां हुआ। कांग्रेस आजादी से पूर्व कहा करता था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, तो आजादी के बाद जब कांग्रेस के हाथ में जब सत्ता आई तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। तुरंत पलट गया, भाषाई आधार पर नहीं होगा। तत्पश्चात भारत की आम जनता क्या किया? आंदोलन करने लगा। भारत की आम जनता आंदोलन करने लगा। जब आंदोलन करने लगा तो सरकार सोचा कि अब कोई आयोग हम गठन कर देते हैं, आयोग ही इसका हमको सिफारिश देगा, जो अच्छा होगा वो करेंगे। तो आयोग का गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख आयोग, अगर पूछ दे राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट में 1 नंबर में देखना है एस.के. धर आयोग। पहली बार पूछे कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना था, तो आपको आंसर देना है एस.के. धर आयोग। यह आयोग जून 1948 में बना था और यह आयोग अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया। और रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने तो और एक शॉट लगा दिया, आयोग ने भी बोल दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन। फिर दूसरा आयोग बनाया जेवीपी समिति। दिसंबर में रिपोर्ट दिया एस.के. धर, फिर दिसंबर में ही बन गया जेवीपी समिति। जे से बन गया जवाहरलाल नेहरू, वी से बन गया वल्लभ भाई पटेल, पी से बन गया पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी समिति। जेवीपी समिति क्या किया? दिसंबर 1948 में बना और यह अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दिया। और यह भी कहा, इससे थोड़ा आस था कि रिपोर्ट अच्छा देगा, लेकिन नहीं, रिपोर्ट सेम रिपोर्ट दिया। जो एस.के. धर दिया था वही रिपोर्ट जेवीपी समिति भी दिया। जेवीपी समिति ने भी अपना रिपोर्ट जब अप्रैल 1949 में दिया, तो अपना रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। अब क्या होगा? तब दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता थे। दक्षिण भारत में एक गांधीवादी, वो भी एक कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेसी नेता पोटली श्री राम लल्लू इस मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। जैसे अन्ना हजारे बैठे थे लोकपाल विधेयक को लेकर, अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए तो 58
58 दिन का आमरण अनशन किया। उसके बाद पोटी श्री राम लल्लू का क्या हो गया, निधन हो गया। अब आप जानते हैं खुद कि अगर आंदोलन में किसी का निधन हो जाता है तो आंदोलन और उग्र हो जाता है, और उग्र हो जाता है। तो पोटी श्री राम लल्लू का निधन हो गया कितने दिन आमरण अनशन के बाद, तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद, और आंदोलन उग्र हो गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इसको देखते हुए अन्य राज्य जैसे गुजराती, अब गुजराती बोलने वाले कह रहे हैं कि हमको गुजरात अलग चाहिए, मराठी बोलने वाले लोग कहते नहीं हमको मराठी अलग चाहिए राज्य महाराष्ट्र, पंजाबी बोलने वाले बोल रहे हैं हमको पंजाबी अलग राज्य चाहिए। इसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। यह त्रिसदस्यीय आयोग था। इस आयोग में 3 सदस्य था। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, और उसके बाद इसमें 2 सदस्य और थे, के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1953 देना है, दिसंबर नहीं, दिसंबर याद रखिए तो ठीक है, नहीं भी रखिएगा तो ठीक है, दिसंबर 1953 में। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर तो किया जाना चाहिए, लेकिन जैसे मराठी बोलने वाले को सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ऐसा नहीं होगा। पंजाबी बोलने वाले को सिर्फ पंजाब नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें पंजाबी बोलने वाले पंजाबी भी रहेंगे, उसमें मराठी भी रह सकते हैं, बिहारी भी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि पंजाबी बोलने वाले को सिर्फ पंजाब दिया जाए, पंजाबी बोलने वाले को सिर्फ पंजाब ही मिला, मराठी बोलने वाले सिर्फ महाराष्ट्र में रहेंगे और दूसरा राज्य में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। फजल अली आयोग ने यह सिद्धांत दिया। यह कहा, फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत की संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया तथा 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पूछेगा कि 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब इसमें पूछेगा कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे। अगर ऑप्शन में देख के पूछ लिया तो 14 राज्य में सबसे पहले जम्मू कश्मीर था, जो जम्मू कश्मीर अभी 2 भाग में पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, पहले मुंबई था अभी है महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त यूपी को संयुक्त प्रांत बोला जाता था, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, अभी हम लोग जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, पहले इसका नाम मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत और असम। यह 14 राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। अगर हम देखें कि 15वां राज्य कौन सा राज्य बना, तो 15वां राज्य मुंबई से अलग होकर गुजरात बना। कब बना? 1960 में। 15वां राज्य कब बना? 1960 में। कौन सा राज्य बना? गुजरात। कब? 1960 में। किससे अलग हुआ? तो आप मैप में भी देखिएगा कि गुजरात के जस्ट नीचे में मुंबई है और मुंबई के जस्ट ऊपर में गुजरात है, तो गुजरात राज्य की स्थापना हुआ। फिर पूछेगा 16वां राज्य कौन सा राज्य बना? तो नागालैंड बना। नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963 को।
किससे अलग हुआ था? असम से अलग हुआ था। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य बने हैं सब असम से ही अलग होकर बने हैं। सारा राज्य असम से ही अलग होकर बने हैं। तो नागालैंड अगर हम बोल दिए तो किससे अलग हुआ? एक बात आप समझ आइए कि असम राज्य से अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो 1963 को। अब देखते हैं, एक था पेप्सो। पेप्सो, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सो। 1966 में एक शाह आयोग, 1966 में शाह आयोग द्वारा इसे 4 भागों में बांटा गया। पेप्सो को किस आयोग द्वारा 4 भागों में बांटा गया? तो शाह आयोग द्वारा 4 भागों में बांटा गया। जैसे हिंदी के लिए हरियाणा, पंजाबी के लिए पंजाब, जहां पर्वत ज्यादा था वहां हिमाचल प्रदेश, और जो विवादित था उसे चंडीगढ़ बनाया, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर 17वां राज्य हम लोग देखते हैं तो हरियाणा बना 1966 में पंजाब से कटकर। 18वां बोले तो हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, पंजाब से ही अलग होकर। फिर 1972 में 3 राज्य बना असम से अलग होकर, मेघ त्रिमणि। इसका ट्रिक याद रखना है, मेघ त्रिमणि, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघ त्रिमणि, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। फिर 22वां राज्य देखिएगा तो सिक्किम बना। कब बना? 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे सह राज्य बनाया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1987 में 3 राज्य बना असम से अलग होकर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश और असम ये दोनों, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये असम से अलग होकर बना। गोवा आप देखिएगा जस्ट मुंबई के बगल में है। गोवा 25वां राज्य बना, गोवा 25वां राज्य बना। फिर 26वां राज्य हम लोग देखते हैं, 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो बना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर। फिर देखते हैं 27वां राज्य। 27वां राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये यूपी से अलग हुआ है। फिर 28वां राज्य देखें तो झारखंड राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, बिहार से अलग हुआ। यही सवाल था। फिर 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को, यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। फिर अभी देखते हैं हम लोग तो 28 राज्य है, यहां तो 29 राज्य आ गया, 28 राज्य है। तो 28 राज्य इसलिए है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया। एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। फिर दादर नागर हवेली और दमन व दीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीप क्या था? अलग था। लेकिन 26 जनवरी सन 2020 में दादर नागर हवेली, दमन व दीप को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब दोनों एक है। चलिए हम इसको अब लिख देते हैं आपको। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप इतना जैसे हम आपको बताए, अगर हम पहले बोर्ड में अगर लिख दें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, ऐसा करें कि हम अपने से लिखें, ये आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लिखते हैं। राज्यों का पुनर्गठन आजादी से पूर्व कांग्रेस की भारत में राज्यों का पुनर्गठन
भाषाई आधार पर किया जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस मुकर गया। कांग्रेस मुकर गया। तब मिटा गेली। चलिए इसका आंसर तो ये हो गया 28वां। इतने पढ़ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370, आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर के से विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर को मिला था। चलिए जानते हैं इसका इतिहास। आजादी के समय भारत में 542 देशी रियासत थे। कितने थे? 542 देशी रियासत थे, जिसमें 539 देशी रियासत को आजादी से पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन 539 को सरदार पटेल प्लस वीपी मेनन प्लस लॉर्ड माउंटबेटन, 539 देशी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के सहयोग से भारत में मिला लिया। लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में मिलने से इनकार कर दिया। कौन कौन? तो एक में आ जाएगा आपका जूनागढ़, हैदराबाद, फिर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, अगर हम जूनागढ़ देखें, जूनागढ़ कहां पड़ता है? तो जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुजरात में। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। अब जनमत संग्रह क्या होता है? वहां का आम जनता को कहा गया कि आप भारत में रहिएगा कि पाकिस्तान में रहिएगा, इसी को कहा जाता है जनमत संग्रह। तो वहां का आम जनता बोला नहीं, हम भारत में ही रहेंगे। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। इसमें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ, जूनागढ़ भारत में मिल गया। अब हैदराबाद ने भारत सरकार के साथ समझौता किया कि 1 वर्ष तक यथास्थिति बने रहने दीजिए हमको, हम सोचेंगे कि हमको भारत में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है। भारत सरकार से एग्रीमेंट किया। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा देशी रियासत था जो भारत सरकार से 1 साल के लिए अपना एग्रीमेंट किया था? तो हैदराबाद। फिर 1 साल के बाद फिर सितंबर 1948 में सैनिक या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो, बहुत चर्चा है ऑपरेशन पोलो का, ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो के तहत
ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। अब तीसरा देखते हैं, जम्मू कश्मीर। आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासक महाराजा हरि सिंह था। हरि सिंह जम्मू कश्मीर को ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, बल्कि वो खुद स्वतंत्र रहना चाहता था और अपना देश खुद बनाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में 20 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर दिया। तब राजा हरि सिंह दौड़ते दौड़ते जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, आप अपना सैनिक भेजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, जब तक आप साइन नहीं कीजिएगा तब तक मेरा सैनिक वहां नहीं जाएगा। यही कुछ लेट के कारण आज जो हम लोग देख रहे हैं पीओके बन गया, मात्र 6 दिन लेट के कारण। 20 अक्टूबर को हमला किया और 26 अक्टूबर तक में साइन हुआ। साइन विलय पत्र पर हस्ताक्षर हरि सिंह कब किए? 26 अक्टूबर को किए। फिर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करते ही भारत के सैनिक जम्मू कश्मीर पे टूट पड़ा। फिर जम्मू कश्मीर भारत में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। यह 6 दिन लेट के कारण आज हम लोग पीओके देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मूल संविधान में ही इसे दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अगर हम लोग अनुच्छेद 35A की बात करें, यह भी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह शक्ति दिया जाता है कि वह राज्य में नागरिकों से संबंधित कानून बना सकता है। अनुच्छेद 35A में दिया गया था। जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया तो 35A भी खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी भारतीय नागरिक जमीन ले सकता है, कुछ भी वहां कर सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति है तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। तो इसमें हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देखें तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। पूछ दे कि उपराष्ट्रपति किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। फिर प्रधानमंत्री किसको देगा? प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देगा। केंद्रीय मंत्री किसको देगा? केंद्रीय मंत्री, इसे भी प्रधानमंत्री भी क्या है, केंद्रीय मंत्री के रूप में है। केंद्रीय मंत्री अगर पूछे केंद्रीय मंत्री किसको देगा इस्तीफा? अपना राष्ट्रपति को देगा। पूछे कि राज्यपाल और उपराज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देगा। लेकिन राज्यसभा का अगर कोई सदस्य है अपना इस्तीफा किसे देगा? तो राज्यसभा के सभापति को देगा। अब सभापति कौन होता है? सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य जो होता है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विधानसभा सदस्य
विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को देता है। किसे देता है? विधानसभा अध्यक्ष को देता है। और विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। और विधान परिषद का अगर कोई सदस्य है, अपना इस्तीफा किसे देगा? तो सभापति को देगा, जो विधान परिषद का सभापति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? क्या लोकसभा हटा सकता है? नहीं। लोकसभा कैसे हटा देगा? प्रधानमंत्री? नहीं। इसे संसद हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत आता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा। जैसे राष्ट्रपति का एक ट्रिक होता है, पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दियो दसम 52 से शुरू कीजिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यही 61 है महाभियोग। पद से हो जाता है पद। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में का से हो जाता है कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। नी से हो जाता है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं पूछा जाता है। जैसे सिर्फ मनोनीत सदस्य को हटा दीजिए, बाकी जितने निर्वाचित सदस्य हैं सभी भाग लेते हैं। विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा लेते हैं और लोकसभा राज्यसभा। खाली मनोनीत को हटा दीजिए। को से हो जाता है अनुच्छेद को से हो जाता है चुनाव का कोटा। चुनाव का कोटा। का से हो जाता है कार्यकाल। कार्यकाल 5 साल का होता है। जिस समय शपथ ग्रहण लेता है उस समय से 5 साल जोड़ लीजिए। दू से हो जाता है दोबारा। 57 में क्या है? दोबारा। राष्ट्रपति भारत में वैसा नहीं है, कितनों बार बन सकता है। जितना बार बनने का मन उतना बार बनेगा। यो से हो जाता है योग्यता। भारत का नागरिक हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हो, 15,000 रुपया बैंक में जमा कर दे सिक्योरिटी मनी के तौर पे, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ना कि बना हो, योग्यता हो, यही सब होता है। दिवालिया ना हो। दशा कंडीशन या शर्त। 100 से हो जाता है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अमो से हो जाता है महाभियोग। यही तो है महाभियोग। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदन, कोई भी सदन में आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाने के लिए मान के चलिए कोई लोकसभा है, एक राज्यसभा सदन है। अगर लोकसभा कोई बिल ला रहा है कि नहीं हमको राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। अगर लोकसभा कहेगा नहीं हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लाएंगे तो 1/4 सदस्य, एक लोकसभा में अभी कितने सदस्य हैं? अधिकतम पूछे तो 550, और कितने अभी सदस्य हैं? तो 543।
543 में 1/4 सदस्य का क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए कि नहीं, लिखित समर्थन होना चाहिए कि हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना चाहेंगे, तब होगा। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहेंगे, अगर इतना आदमी का सिग्नेचर हो गया, लिखित हो गया, तब लोकसभा जो है 2/3 सदस्य जैसे ही ला लिया, 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि हाँ आपके विरुद्ध जो है महाभियोग हम ला रहे हैं, तो 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होगा लोकसभा से। फिर यह जाएगा कहां? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में जब जाएगा तो 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को टाइम दिया जाएगा, और राष्ट्रपति क्या करेगा? खुद जाएगा या अपना कोई सहयोगी को भेजकर अपना प्रस्ताव रखेगा। अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो समझ लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। जो भी सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो भी सदन इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है, पहले वो इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा, फिर यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा एक भी बार अभी नहीं हुआ है। महाभियोग प्रक्रिया अगर हम लोग देखें कि महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगर पूछे महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं? बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये इसमें महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, वोट देते हैं विधानसभा के सदस्य, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन आपको हम बोले थे अभी कुछ देर पहले कि वोट देने में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा या और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जैसे पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन हुआ करते थे 2, उसको तो 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन 12 सदस्य अभी भी राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो वो 12 सदस्य जो है वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेगा। अगर हम कार्यकाल देखते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, शपथ ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश में कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सहयोग से ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन का सत्र अगर नहीं चल रहा होता है, अगर कोई कानून की आवश्यकता हो जाता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश को हम लोग अस्थायी कानून कहते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर वो कानून बना सकता है। संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है तथा चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करता है। अनुच्छेद 72, आप लोग क्षमादान सुने होंगे। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति
किसी भी आपराधिक व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। हम किसी से सलाह अगर मांगते हैं तो सलाह मानना या ना मानना ये मेरे मन पे डिपेंड करता है, ना कि जो सलाह दे रहा है। इसलिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के योग्य नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा भी करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। अगर पूछे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय था एपीजे अब्दुल कलाम। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वर्ष 2022 से, जो देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर आदिवासी राष्ट्रपति प्रथम पूछे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम पूछे महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ये क्या है? प्रथम। आजादी के बाद पूछे कि आजादी के बाद जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि इनका जन्म 1958 को कहां हुआ है? ओडिशा में हुआ है। कहां हुआ है? ओडिशा में हुआ है। अगर इससे पहले हम लोग देखें कि द्रौपदी मुर्मू इससे पहले कहां के राज्यपाल थे? तो झारखंड के राज्यपाल थे। कहां के? ये झारखंड के राज्यपाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की अगर हम लोग नियुक्ति देखते हैं तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल देखें, कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के इच्छा पर अपने पद पर रहते हैं। जिस समय राष्ट्रपति चाहेगा उस समय इसको हटा दिया जाएगा। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जो पूरे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय में, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय में यह भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। अनुच्छेद 88,
अनुच्छेद 88 महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जाके भाग ले सकता है, जाके बैठ सकता है या बोल सकता है, लेकिन जब मतदान की पारी आएगी तो चुपके से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यह मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 88 में यह बात कहा गया है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। ये सरकारी कर्मी भी नहीं होते हैं। ये सरकारी कर्मी भी नहीं होते हैं। इसलिए यह अपना निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। निजी प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? कोई निजी व्यक्ति है, उसका भी एक केस लड़ सकता है। कोई निजी या पब्लिक गया कि हाँ मेरा भी आप केस लड़िए सर, तो उसका भी एक केस लड़ सकता है। भारत सरकार इसको मना नहीं करेगा। इसलिए इसे वेतन नहीं मिलता है। अगर हम लोग महान्यायवादी बनने की योग्यता देखें तो योग्यता क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की होता है, वही योग्यता महान्यायवादी बनने की होती है। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी अपना भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। एक होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है, इसी के नीचे आता है, महान्यायवादी के नीचे। यह क्या करता है? यह हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी अपना मत रख सकता है। एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है और ये डिस्ट्रिक्ट जज में ही अपना काम करता है। अनुच्छेद 165 जिस तरह भारत सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में, राज्य में महाधिवक्ता होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में किया गया है। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और यह अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। अगर योग्यता पूछे तो सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे तो महान्यायवादी की होगी, लेकिन महाधिवक्ता की हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। आप यहां देखिएगा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। अगर इसमें हम 89 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 9 6 15 7 7 14 15 1 16। 89 अगर जोड़ देते हैं तो 165 में किसकी चर्चा है? राज्य का महाधिवक्ता का। 165। लेकिन 88 में हम आपको क्या बताए थे? 88 में बताए थे कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 177 में भी वही बात हम बोले कि राज्य में महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो आप एक अनुच्छेद याद रखिएगा, दोनों याद हो जाएगा। जैसे 89 में अगर हम 88 में 89 जोड़ देंगे तो 177 आ जाएगा। 76 में 89 जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा। एक रखिए, दूसरा याद हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट केंद्र में है वही कॉन्सेप्ट राज्य में है। वहां राष्ट्रपति तो यहां राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? अभी जस्ट हम आपको बताया कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद तो विधानसभा के प्रति।
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल के प्रति। जिस तरह राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, उसी तरह केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अगर लोकसभा में बहुमत ना होने पर, अगर लोकसभा में आपको बहुमत ना हो तो आपका सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लोकसभा में जिसको बहुमत, जैसे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, लोकसभा में बहुमत है तब ना है। जिस समय लोकसभा में बहुमत खो देगा तुरंत खत्म, तुरंत इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। जैसे बहुमत खत्म, सारा मंत्रिपरिषद भंग। लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्यसभा, जैसे कोई राज्यसभा से आप लोग अक्सर देखते होंगे, हम लोग भी देखे हैं, जैसे चिराग पासवान का भी पिताजी था पहले जो डेथ कर गया, रामविलास पासवान, वो ज्यादातर राज्यसभा से ही मंत्री बनते थे। अगर मान के चलिए कोई राज्यसभा से मंत्री बना है, लोकसभा में बहुमत खो दिया है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दिया है, सभी मंत्री अपना इस्तीफा दे दिया है, उस स्थिति में राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा का सदस्यता समाप्त नहीं होगा, वो राज्यसभा सदस्य बना ही रहेगा। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने का मतलब पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी अगर अपना त्यागपत्र दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझ लीजिए आप, सारा मंत्री अपना त्यागपत्र दे दिया, समझ लीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए कोई मंत्री, जैसे अभी चिराग पासवान मंत्री हैं केंद्र में, जीतन राम मांझी है अभी एमएसएमई मंत्री, अगर जीतन राम मांझी अगर त्यागपत्र दे देता है तो क्या सरकार पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे दे तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितनी है? 40। बिहार में अगर लोकसभा की सीट हम लोग देखें तो 40 है, राज्यसभा की सीट देखें तो 16 है, विधानसभा की सीट देखें तो 243 है, विधान परिषद की सीट देखें तो 75 है। अगर हम लोग 40 में देखते हैं 6 सीट एससी के लिए क्या है? रिजर्व है, यानी आरक्षित है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले गया ले लीजिए, हाजीपुर ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, गोपालगंज ले लीजिए, जमुई ले लीजिए, सासाराम ले लीजिए। गया से अभी जीतन राम मांझी जी हैं, हाजीपुर यहां से अभी चिराग भैया हैं, समस्तीपुर यहां से भी चिरागे का पार्टी, हाँ समस्तीपुर से शायद ये है सांभवी चौधरी, गोपालगंज से हमको पता नहीं है, जमुई से अभी चिराग भैया का भी बहनोई है, सासाराम से पता नहीं। ये 6 सीट जो है एससी कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग देखें विधानसभा में 243 सीट है, 243 सीट में 38 सीट जो होता है ये एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ये 38 को तो छोड़िए, 38 उतना याद करने में नहीं बनेगा, लेकिन ये 2 सीट पूछ दिया जाता है कि कौन कौन सा सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो इसमें आ जाता है आपका 1 नंबर में कटोरिया
कटोरिया विधानसभा आता है बांका में। एक आ जाता है मनिहारी, ये हो जाता है कटिहार में। चलिए देखते हैं लोकसभा सीट किस राज्य में कितना है, एक चार्ट बनाकर देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यूपी, यूपी में कितना है 80। फिर देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना है 48। फिर देखते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितना है 42। फिर देखते हैं बिहार में कितना है 40। फिर देखते हैं तमिलनाडु में कितना है 39। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में कितना है 29। फिर देखते हैं कर्नाटक में कितना है 28। फिर देखते हैं गुजरात में कितना है 26। फिर देखते हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दोनों में कितना है 25। ओडिशा में कितना है 21। फिर केरल में कितना है 20। तेलंगाना में कितना है 17। तेलंगाना में कितना हो गया 17। फिर असम और झारखंड ये दोनों में कितना है 14। पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10। झारखंड और असम में कितना है 14 14। पंजाब में 13, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10। झारखंड और असम में कितना है 14। पंजाब में कितना है 13। हरियाणा में कितना है 10। छत्तीसगढ़ में कितना है 11। देखिए यूपी में कितना है 80। महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं 48। यहां देखिए लगता है ना, इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से इसको 48 याद कर लेना है। वेस्ट बंगाल बिहार में दोनों में लगता है बराबर बराबर, यहाँ 42 है यहाँ 40 है, ऐसे याद रखना है। ठीक, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में कितना है 21, ओडिशा में 21 याद है, लगता है 21 लिखा हुआ है ओडिशा में, ओडिशा में 21, केरल में कितना है 20, तेलंगाना में कितना है 17, झारखंड और असम में कितना है 14, पंजाब में 13, हरियाणा में 10, छत्तीसगढ़ में 9 2 11, जंगल ज्यादा है 9 2 11 11 है। अब देखते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश किस किस राज्य में 2 सीट है लोकसभा का, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा। मेघ त्रिमणि, ये ट्रिक हम आपको कितने बार बता दिए हैं। मेघ त्रिमणि, में से हो गया मेघालय, त्रि से हो गया त्रिपुरा, मणि से हो गया मणिपुर। ये तीनों में 2 2 सीट है। कितना है 2 सीट लोकसभा का, तीनों में है 2 2 सीट। अरुणाचल प्रदेश और गोवा दोनों को जोड़ लीजिए, इसमें भी 2 सीट करके है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये दोनों में भी क्या है 2 2 सीट है। बाकी जितना इधर बचा, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली दमन व दीप है, अंडमान निकोबार है, चाहे पुडुचेरी, जो बचा अब उस सब में 1 1 सीट है। कितना है 1 1 सीट करके। जैसे लोकसभा सीट हम देखते हैं 545, लोकसभा सीट कितना है टोटल 545।
कितना है 545, 2 को हटा दीजिए एंग्लो इंडियन को। अब 500 हो गया 43। 543 में अगर हम देखें कि एससी कितना, एससी के लिए कितना आरक्षित है, एसटी के लिए कितना आरक्षित है, तो एससी के लिए आरक्षित है आपका 84 गो और एसटी के लिए 47 गो। एससी के लिए कितना है 84 और एसटी के लिए कितना है 47 सीट आरक्षित है। अगर यूपी की बात करें, सबसे ज्यादा यूपी में है। यूपी की हम लोग बात करें, यूपी की, यूपी में देखिए 80 गो लोकसभा सीट हो गया। अगर राज्यसभा सीट पूछे तो 31 हो गया, ये हो गया राज्यसभा सीट, ये हो गया लोकसभा सीट। अगर 403 पूछे तो वहां हो गया विधानसभा सीट। फिर हम लोग 100 देखते हैं तो वहां हो जाता है विधान परिषद सीट। सबसे ज्यादा देखते हैं तो यूपी में है। अगर सवाल पूछ दे किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एसटी का सीट है, तो सबसे ज्यादा यूपी में। यूपी में 17 सीट क्या है एससी के लिए आरक्षित है, और बंगाल में 10 सीट और बिहार में 6 सीट। वहीं अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज्यादा एसटी सीट कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एसटी के लिए कितना सीट है 6 सीट एसटी के लिए। मध्य प्रदेश में ज्यादा एसटी जनसंख्या रहता है। उसके बाद आए तो हम लोग झारखंड में, झारखंड और प्लस ओडिशा। ओडिशा में कितना सीट है 5 सीट है एसटी के लिए। इन सभी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, अर्थात राज्य की जनसंख्या अगर अधिक है तो लोकसभा सीट भी अधिक होगा, अगर कम है तो सीट भी कम होगा। जैसे यूपी की ही बात करें, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट देखें 403, विधान परिषद सीट देखें तो 100। केंद्र में लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा, अगर केंद्र में देखें हम लोकसभा एवं राज्य में अगर विधानसभा सदस्य की संख्या वर्ष 2026 तक, अभी 2026 ही चल रहा है, 2026 तक फिक्स है, नहीं बदलेगा। पूछे यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। फिर पूछे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक के लिए निश्चित कर दिया है। पूछ दे कौन सी जनगणना, तो 1971 की जनगणना। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। पूछ दे 2026 तक स्थिर रहेगा, कोई सीट में परिवर्तन नहीं होगा, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। फिर हम लोग अभी जस्ट देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019। इसमें 2 काम किया है, 2 काम। एक काम हम लोग देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 और राष्ट्रपति 2, इस प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर दूसरा काम क्या किया, लोकसभा एवं विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया, 10 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल करता था, जो अब क्या क्या समाप्त कर दिया है। अगर लोकसभा का अधिकतम हम सीट पूछें, पहले, अभी नहीं, पहले 552 था, लेकिन अभी पूछे तो 550 अब आंसर देना है। 550, 550 में 530 सीट जो होगा ये राज्य से चुना जाएगा और 20 सीट जो होगा ये यूटी केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाएगा। राज्य में विधानसभा में अगर पूछे विधानसभा में अधिकतम सीट की संख्या तो 500 और न्यूनतम पूछे तो 60। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं गोवा, मिजोरम और सिक्किम। जैसे गोवा में हम लोग देख लेते हैं, गोवा,
मिजोरम, ये दोनों में क्या है, 40 सीट है विधानसभा का। और सिक्किम में कितना है, 32 सीट है। ये अपवाद के तौर पे है। फिर किसी भी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीट संख्या जो होता है, उस राज्य के विधानसभा का 1/3 सदस्य होता है, 1/3 सीट होता है। अगर न्यूनतम पूछे तो 40 होता है। कितना होता है, 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 160 में संयुक्त बैठक की चर्चा किया गया है, जिसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह प्रावधान पूछे कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किन मामलों में हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो साधारण विधेयक पर हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ना कि संविधान संशोधन विधेयक पर। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन हम लोग बुला सकते हैं। जब साधारण विधेयक कहिए या सामान्य विधेयक कहिए, जब सामान्य विधेयक लोकसभा में पारित होकर या राज्यसभा में पारित होकर, राज्यसभा में अगर पारित हो जाता है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में जाएगा। अगर एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन 6 महीने तक इस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो दूसरा सदन अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो पहला सदन मान लेता है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का ही बोलबाला होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सीट ज्यादा है, 543 है। राज्यसभा का कितना है? कम है। राज्यसभा का 245 है, अधिकतम पूछे तो 250 है। इसलिए लोकसभा का ही क्या होता है? बोलबाला होता है। जिसका ज्यादा बहुमत है लोकसभा में, वही उस बिल को पारित कर देगा। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का ही बोलबाला होता है, क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब तक 3 बार। अगर देखें पहली बार कब बुलाया गया, तो दहेज निरोधक अधिनियम 1960 के तहत 1961 में बुलाया गया। दूसरा देखें तो बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 के तहत 1978 में बुलाया गया। निवारक निरोध कानून यानी पोटा एक्ट के तहत 2002 में बुलाया गया। आप लोग जानते होंगे कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन से पारित होता है, अलग अलग। उसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग बताइएगा कि यह क्लास हम ले आगे, पूरा प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन आपको इसी तरह बताएं, पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर बनाएंगे। जय हिंद।